बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस ने पीटीआई कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पीटीआई कारकुनों को कैदी वैन में बिठाना शुरू कर दिया। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि अब से कुछ देर के मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई थी उस वक्त के मनाजिर हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब के महकमा दाखिला ने लाहौर में जलसा, जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में एहतजाज, धरने, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद है। तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान की ज़ेर क़यादत ज़मान पार्क से दोपहर 1 बजे रैली निकालने का ऐलान किया था। पीटीआई आज रैली निकालेगी या नहीं, अब ये एक अहम सवाल है। पीटीआई क़यादत में मुशावरत जारी है। इसी हवाले से आपको अपडेट भी कर रहे हैं। मनाजिर अब से कुछ देर कबल के हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने पीटीआई कारकुनों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। पीटीआई कारकुनान को कैदी वैन में बिठाना भी शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदगान से भी जानेंगे। नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी, पहले आप मुझे बताएगा, ये कुछ देर कबल के मनाजिर तो हम देख रहे हैं इस वक्त समा की स्क्रीन पर, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ की, जरा बताइएगा। देखिए, अभी जो ज़मान पार्क के बाहर जो ताज़ा तरीन सूरत है, यहाँ पे कारकुनों की मुख्तलिफ टोलियाँ जमा है, डंडा बरदार फोर्स भी है पीटीआई के कारकुनों की, जो यहाँ पे नारेबाजी कर रही है। लेकिन ज़मान पार्क से निकलने वाले जो दोनों रास्ते हैं, माल रोड वाली साइड और धर्मपुरा वाली साइड, उसे कंटेनर लगा के जो है वो बंद कर दिया गया है। और पुलिस की जो भारी नफरी है वो दोनों अतराफ में तैनात की गई है। और जो कारकुन, आने वाले कारकुन है, उन्हें इस तरफ नहीं आने दिया। जो पहले पहुंच चुके थे सिर्फ वही यहाँ पर मौजूद है और नारेबाजी उनकी जानिब से की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ माल रोड से दूसरी तरफ जो है वो पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। जो कारकुन वहाँ पर आए हुए थे उनको, उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। दर्जनों कारकुनों को जो है पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया है और पुलिस वैन के अंदर उनको मुंतकिल कर दिया है। हालात कशीदा है। पीटीआई 144 की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। आज ही इंतजामिया ने 144 7 दिन के लिए जो है वो नाफिज की थी, जिसकी खिलाफ वर्जी पर पुलिस हरकत में आई है। ज़मान पार्क के अंदर इस वक्त इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है वो पीटीआई का मुशावरती इजलास जारी है, जिसके अंदर इस तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। और आपसे थोड़ी देर बाद जो है इस सूरत हाल के ऊपर क्या लाहेमल इख्तियार किया जाता है वो बताया जाएगा। रैली निकालने के जितने भी रास्ते हैं पुलिस ने वो तमाम के तमाम जो है मजबूत कर दिए हैं, रास्ते बंद कर दिए हैं। और अब ये तवक्को नहीं है कि रैली यहाँ से निकलेगी, क्योंकि कंटेनर जो है वो दोनों अतराफ में लगाए गए हैं और पिछली अतराफ के अंदर भी जो है वो कंटेनर लगा के इस ज़मान पार्क को जो है वो तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हुए हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 144 इसकी खिलाफ वर्जी पर ये तमाम तर सूरत हाल बनी। अब से कुछ देर कबल जहांगीर खान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर, आप इस वक्त एग्जैक्टली किस मकाम पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? और जो पीटीआई कारकुनान हैं वो मुंतशिर हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह की जानिब बढ़े हैं या अभी भी उनकी जानिब से ये सिलसिला जारी है? मारूफ, मैं इस वक्त केनाल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ सबसे कुछ देर पहले जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए ताकि कारकुनान या जो मुजाहिरीन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में शिरकत करने के लिए ज़मान पर पहुंचे थे उनको मुंतशिर किया जाए। इस दौरान पुलिस ने 25 से 30 जो कारकुन है उनको हिरासत में लिया है। गिरफ्तारियां यहाँ पर की गई हैं, जबकि पुलिस का ये दावा है कि 15 पुलिस अहलकार जो है वो इन कारकुनान के पथराव से जख्मी भी हुए हैं। कारकुनान कुछ देर के लिए तो मुंतशिर हो गए थे, लेकिन उसके बाद से दोबारा मैं ये देख रहा हूँ कि केनाल रोड की एक तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जमा होना शुरू कर दिया है, जिससे दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी जो है वो अभी भी तैनात है। एंटी राइट फोर्स के अहलकार है, जबकि वाटर कैनन जो है उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए दोबारा से यहाँ पर चला दी गई है ताकि जो राहगीर या जो रोड यूजर्स हैं वो भी इस तरफ आने की कोशिश ना करें। जहांगीर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीटीआई कारकुनान के हाथों में डंडे हैं, इसकी फुटेज भी हम समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त। ये किस जगह पर कारकुनान मौजूद हैं और क्या वहां पर कोई तोड़फोड़ भी की गई है, सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया है? शाहजेब, ये तमाम कारकुनान जो है ये केनाल रोड पर मौजूद है, जो कि माल रोड का अंडरपास क्रॉस करके ज़मान पार्क की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस ने इनको मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ देर के लिए तो ये कारकुनान मुंतशिर हुए, लेकिन बाद में इनकी जानिब से पथराव किया गया, जिसकी जद में आकर एक डीएसपी समेत तकरीबन 15 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको यहाँ से तो हटा दिया गया है। लेकिन पुलिस की जो मजीद नफरी है वो यहाँ पर तलब कर ली गई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि रोड यूजर्स भी है और कारकुनान भी है जो कि इस तरफ आने के लिए कोशिश करते रहे। अभी दोबारा से कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं। पुलिस का ये कहना है कि किसी को भी यहाँ पर दफा 144 की खिलाफवर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई पब्लिक गैदरिंग यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि दफा 144 का निफाज है और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा।
इसी के तहत जो है इन कारकुनान को या मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया है, वाटर गन का इस्तेमाल किया है, शेलिंग की गई है। कुछ लोग जो है जो कारकुनान गाड़ियों पर आए थे वो अपनी गाड़ियां छोड़कर यहाँ से मुंतशिर हुए हैं, जबकि दोबारा मैं देख रहा हूँ कि कारकुनान केनाल रोड पर दोबारा जमा होना शुरू हो चुके हैं। अभी भी उनके हाथों में डंडे हैं, पत्थर है और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तमाम कारकुनान जो है ये अंडरपास की जानिब आ रहे हैं, माल रोड अंडरपास की जानिब शाहजेब में इनको आता हुआ देख रहा हूँ। और ये पुलिस दोबारा जो है पुलिस ने फॉर्मेशन अपनी शुरू कर दी है, पुलिस की फॉर्मेशन दोबारा होनी शुरू हो चुकी है। कारकुनान की जानिब से पथराव वो शुरू हो चुका है और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पुलिस एहलकार जो है दोबारा से अपनी फॉर्मेशन मुकम्मल कर रहे हैं ताकि इनको जो है वो मुंतशिर किया जाए। ठीक है, इसी वजह से ये किया जा रहा है ताकि इन तमाम कारकुनान को मुंतशिर किया जा सके। ये ऐसे स्टेप्स इस वक्त पुलिस ले रही है और मनाजर भी हम समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहांगीर खान, आपका भी और कज़ाफी भट्ट आपका भी, दोनों का बेहद शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ की लाहौर में एहतजाज की कॉल पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शदीद रद्द अमल सामने आया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों लिया। उनसे कहा गया था कि अपना रूट शेयर करें, अपने आप को एक हद में महदूद रखने की यकीन दहानी कराएं, लेकिन इमरानी टोला किसी कानून को मानता ही कब है। इसी सबब पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज की है। एक तरफ टांग पर प्लस्तर चढ़ा हुआ है लेकिन रैली निकालने के लिए तैयार है। सवाल उठाया, अगर आप तंदुरुस्त हो गए हैं तो अदालत में पेश हो जाएं। ये कहा गया था कि ये अपना रूट जो है वो शेयर करें और अपने आप को उन लिमिट्स में महदूद रखने की यकीन दहानी करवाएं ताकि ये जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनके पेश नज़र कोई वहाँ पे नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना हो। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने दफ़ा 44 का निफाज करना जो है वो मुनासिब समझा है। मामला ये है कि एक तरफ टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। भई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशा खाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो आपने नाजायज़ औलाद पैदा की है, तो उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं कि अब सारे बहाने भी ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर इससे ज़्यादा इसके साथ जो है वो मेहरबानी और शफ़क़त का सलूक होगा तो ये जो है ये सवाल उठाएगा। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान ने लाडले के तौर पर सियासत में कामयाबी हासिल की। इमरान खान के दामन पर स्याह धब्बे नुमायां हैं। माजी में कुछ सरबराहों की वजह से इदारों पर तनकीद हुई। जिन इदारों पर तनकीद हुई उनके सरबराहों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। कोई सियासी गिरोह अनारकी फैलाकर हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकता। इमरान खान साहब को अब ख्याल आया है अदलिया बचाओ की तहरीक शुरू करनी। अदालतें आपको नोटिस भेजती हैं, वारंट्स निकालती हैं, आप अपनी मर्जी से जाते हैं, आप तमस्कर उड़ाते हैं। आपके पैगामात जाते हैं अदालतों को कि इस कमरे अदालत में पेश होने की बजाय दीगर अमारत उसके कमरे अदालत में पेश हूँ। पिछले 3 माह से इस्लामाबाद की सेशन अदालत समन पे समन, वारंट पे वारंट भेज रही है। वो वहाँ पे टांग रख पे बैठे हैं। अदलिया बचाओ की तहरीक चलाने से पहले अपने माजी पे भी नजर डालनी चाहिए। जब आपके खिलाफ फैसला हुआ, क्या आपने ये चढ़ाई नहीं की? 224 को एज अ होल पढ़े। आम इंतखाबात मुल्क में जब हों, यहाँ पे निगरान हुकूमतें होनी चाहिए। आज वफाक में सियासी हुकूमत है, सिंध और बलोचिस्तान सियासी हुकूमत है, यानी पंजाब और केपी के इंतखाबात होते हैं और उनमें नतायज अगर लाडला खान के हक में नहीं आते तो क्या वो मानेंगे इन इंतखाबात? अक्टूबर में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होने हैं, क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हुकूमतें नहीं होंगी? ये सवालात थे जिनके जवाबात अदालत को देने चाहिए थे। कंसर्न्स आज भी हैं, कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। ना सिर्फ अरबों रुपए की एक्सरसाइजेस 2 दफा करेंगे, बल्कि ये साइकिल हमेशा के लिए रहेगा। अभी आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन हुकाम और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर को इंतखाबात से मुतालिक आइनी तकाज़ों से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि आइंदा हफ्ते हतमी मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद आएंगे। मजीद जानेंगे, जुल्कनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्कनैन, बताइएगा इस एलामिया के बारे में।
देखिए नामिया के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी जो इलेक्शन कमीशन की टीम थी उसकी मुलाकात हुई गवर्नर से, जिसमें गवर्नर KPK को आगाह किया गया आर्टिकल 224 से और आइन के दीगर तकाजों से कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो हम गवर्नर का ये कहना था कि वो आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद आएंगे, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के चीफ और उनके मेंबरान से मिलेंगे, उसमें हतमी मुशावरत होगी, जिसके बाद ही इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ आपसे मुशावरत इंतखाबात की तारीख की हद तक होगी, इंतजामात के कैसे करने हैं, क्या तैयारियां होनी, क्या सिक्योरिटी होनी है, क्या नहीं होनी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन आपको बताने का मजाज नहीं है। मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में और जल्द इस हवाले से आम जो पेशरफ्त है वो भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए जुल्करनैन। और अब आपको बड़ी करप्शन की बड़ी कहानी सुनाते हैं। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने खोज लगाया, दस्तावेजात मंजर आम पर लाया। चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के 164 के इकबाली बयान की कॉपी हासिल कर ली है। इकबाली बयान में मुलजिम ने होश रुबा और चौंका देने वाले इंकशाफात कर डाले हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही की मुबैना करप्शन के पोल भी खोल कर रख दिए हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने खुद अपनी अरबों की करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ की तफसीलात भी सामने बयान कर दी हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी ने, आपको दिखाते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के दस्ते रास्त साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने इकबाली बयान में चश्म कुशा इंकशाफात कर डाले। परवेज इलाही और मोनिस इलाही की मुबैना करप्शन की कहानी में अरबों रुपए की किकबैक्स शामिल हैं। मोहम्मद खान भट्टी के मुताबिक मास्टर प्लान लाहौर में मोनिस इलाही ने अरबों रुपए लिए, मलिक रियाज और दीगर अफराद को फायदा देकर रकम बटोरी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मोहम्मद खान भट्टी की 164 के बयान की कॉपी हासिल कर ली, जिसके मुताबिक परवेज इलाही और बेटे मोनिस ने गुजरात में 50 लाख के टेंडर में 35% किकबैक्स ली। इकबाली बयान में मोहम्मद खान भट्टी ने बताया, बिल्डिंग डिवीजन गुजरात में 3.5%, इंडस्ट्रियल स्टेट गुजरात और हाफिजाबाद टू गुजरात पर 35%, जबकि पंजाब मैस ट्रांजिट के तहत बसों की खरीदारी में 10% किकबैक सुहेल नामी फ्रंटमैन के जरिए ली गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अयाज खान ने 7% किकबैक्स हासिल की। मोहम्मद खान भट्टी ने इंकिशाफ किया, एक जज ने अपने 2 बेटों को फ्रंटमैन रखा था। जज के बराह रास्त आपको ले चलेंगे। इस वक्त मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। मैं सबको इस दिन की मुबारकबाद देती हूँ और मेरा ये ख्याल है कि ये जो दिन है विमेंस डे जिसको कहते हैं, ये हर रोज़ विमेंस डे होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह ख़वातीन अपने घरों को चला रही हैं, अपने जॉब्स कर रही हैं, बिजनेसेस कर रही हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं, तो आई थिंक कोई भी दिन जो है वो मुकम्मल नहीं होता हमारी ख़वातीन को शामिल किए बगैर। तो हर दिन पाकिस्तान के अंदर विमेंस डे होता है। और मैं कोई रिवायती तकरीर नहीं करूँगी, वो बातें जो रिवायती तकारीर हैं वो मुझसे होती भी नहीं, लेकिन मैं जो एग्जैक्ट चीज़ हमें चाहिए ख़वातीन को इस मुल्क के अंदर उनका जायज़ मकाम जगह दिलाने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट करूँ, आइडेंटिफाई करूँ और एड्रेस करूँ। देखें, कहते हैं कि ये बात तो सब ने सुनी है ना कि पाकिस्तान के अंदर जो आबादी का या पॉपुलेशन का जो 50% है या मोर देन 50% है, निस्फ जो हिस्सा है वो ख़वातीन है। ये सब तो आपको पता है, ये बात आपको पता है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या ये भी आप लोग जानते हो कि जो वोटर्स एक्टिव वोटर्स एज है उसमें ख़वातीन मर्दों से 2% ज़्यादा है। तो अब आप ये सोचो कि जब अपनी राय देने की बारी आती है, जब कौम का मुस्तकबिल की डायरेक्शन देने की बारी आती है, जब कौम की तकदीर का फ़ैसला करने की बारी आती है, तो उस फैसले की ज़्यादा ताकत आप ख़वातीन के पास है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि क्या जो हक़ के राय दही है, जिसको वोटिंग कहते हैं, हमें ये इस चीज़ का इदराक है कि हमें क्या राय देनी है, हमें इस चीज़ का इदराक है
کہ हमने जब राय देनी है जो इस मुल्क की डायरेक्शन सेट करेगा, तो जो 52% है, 53% की जो राय है, वो क्या हम वो सारी चीज़ों को फैक्टर इन करते हैं जिनको फैक्टर इन करके हमें राय देनी है और इस मुल्क की डायरेक्शन, नेशनल डायरेक्शन जो है वो सेट करनी है? और क्या आप सब में से ज़्यादातर लोग जो यहाँ बैठे वो एम्पावर्ड होंगे, ख़वातीन जो हैं, लेकिन क्या वो फैसला करने की कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना, क्या फैक्टर देख के वोट देना है, वोट नहीं देना, क्या इसकी आज़ादी पाकिस्तान की हर खातून को है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला कर सके कि मैं इस मुल्क को कहाँ देखना चाहती हूँ, या मैं इस मुल्क को क्या डायरेक्शन देना चाहती हूँ, या मैं ख़वातीन के हवाले से इस मुल्क को कहाँ देखना चाहती हूँ? तो इसी सवाल के अंदर वो जवाब सब हैं जो इस मुल्क को डायरेक्शन सेट करने की जहाँ ज़रूरत है। अभी देखें ये जो मुल्क, अभी आपने इतनी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री दिखाई, बाय द वे सादिया, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि बहुत अच्छा, यू डन इट अप सो वेल माशाल्लाह। एंड आपने बड़ी, मेरी जो ये तस्वीर लगाई है ना, ये मेरी दोनों बहुत फेवरेट ख़वातीन हैं। एक मोहतरमा फ़ातिमा जना, मैं ऑनेस्टली इतनी इंस्पायर्ड हूँ इस ख़ातून से कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में, आज जिस पाकिस्तान में हम आज़ादी से रह सकते हैं, उस पाकिस्तान बनाने में उन्होंने अपने भाई का किस तरह साथ दिया, उनकी जंग लड़ी उनके साथ, और एक बड़े बावकार अंदाज में, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे इरादे के साथ, पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मोहतरमा फ़ातिमा जना की। और उसके बाद मेरी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी वालदा हैं, कलसूम नवाज शरीफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जो विज़न, कभी ऐसी विजनरी खातून ने, वो बहुत बहुत अपने आप को ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि मेरा बहुत वक्त उनके साथ गुजरा है, तो मैं समझती हूँ कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ी विजनरी औरत नहीं देखी। और मेरी जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की, और मुझे उसका तब एहसास हुआ जब मुझे जेल का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उस वक्त मेरी माँ नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि उनकी पूरी जो ज़िंदगी की उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग ने और अल्लाह ताला के दिए हुए हौसले ने मुझे वो मुसीबतें, वो जेलें, वो तकलीफ़ें, वो सारी फ़ेस करने का मुझे हौसला दिया। तो मेरी वालिदा मेरे साथ आज नहीं है, लेकिन वो मेरी हर सांस के अंदर हैं, मेरी हर बात के अंदर हैं। मेरी ट्रेनिंग जिस तरह से उन्होंने की कि वो मेरी, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की मैनुअल है। मुझे जहाँ पे रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो आई गो बैक टू हर मेमोरीज़, और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ होती तो वो इस बात में मुझे कैसे गाइड करती। पाकिस्तान अभी पसमानदा है, तरक्की के लिहाज से भी, सोच के लिहाज से भी, लेकिन ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी, इसमें जिन ख़वातीन का नाम आया हर शोबे के अंदर, उससे मेरा इतना हौसला जो है वो माशाअल्लाह बढ़ जाता है। अभी जो ख़वातीन हैं वो सप्रेस्ड हैं, ख़वातीन को उनका हक नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए, वो मौक़े, वो वसाइल भी उनको नहीं मिलते। लेकिन आप फिर भी देखें कि ख़वातीन ने हर शोबे में पाकिस्तान में अपना नाम बनाया। आप ये देखें कि औरतें जो हैं वो, हमारी ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन पायलट्स भी हैं, फ़ाइटर जेट्स भी उड़ाती हैं, और माउंटेनियर्स भी हैं, पुलिस फ़ोर्स में ख़वातीन हैं। और वो जब पुलिस फ़ोर्स की ख़वातीन यूनिफॉर्म में होती हैं तो मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। आर्म्ड फोर्सेस में ख़वातीन मौजूद हैं, यूनिफॉर्म में जब वो अपने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दे रही होती हैं तो पाकिस्तान की हर खातून का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। फिर हमारी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। यहाँ पर अगर मैं
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। और मेरे लिए, आप सब के लिए, पाकिस्तान की हर खातून के लिए वो एक ट्रेल ब्लेजर थी, ट्रेंड सेटर थी, और वो खातून थी जिसने वो ग्लास सीलिंग्स जो है ना उनको तोड़ा और आगे आई और दूसरी ख़वातीन को हौसला दिया कि ख़वातीन अगर कोशिश करें, मेहनत करें तो उस मकाम तक भी पहुंच सकती। फिर यहाँ पर राइटर्स, आप देखो पाकिस्तान के पास क्या ज़बरदस्त ख़वातीन राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं। मैं आजकल देखती हूँ सोशल मीडिया पे हदीका कियानी जो सिंगर हैं, वो जिस तरह काम कर रही हैं जो सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन के लिए। मैं ऑनेस्टली उस खातून, मैं उनको कभी नहीं मिली, मैं उनको नहीं जानती, गाने उनके मैंने ज़रूर सुने, लेकिन जिस तरह से वो खुद इंटरेस्ट लेके एक एक घर बनवा रही हैं। कल उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, एक मस्जिद की तस्वीर जो उन्होंने वहाँ पर जो भी रिहेबिलिटेशन का काम है वो कर रही हैं और बग़ैर किसी हुकूमती इमदाद के कर रही हैं। तो मैं ऐसी ख़वातीन को सलूट करती हूँ। इसी तरह हमारी बहुत सारी अनसंग हीरोज़ हैं, बल्कि उनको हीरोइंस कहना चाहिए, जिनमें हमारी पोलियो वर्कर्स होती हैं, जिनमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, जिनमें हमारी सोशल वर्कर्स होती हैं, जिनमें बड़े फ़ख्र से मैं कहती हूँ कि खेल के हर मैदान के अंदर, चाहे वो हॉकी हो या वो क्रिकेट हो, या अभी मैंने एक बाइकर की देखी है, या वो माउंटेनियरिंग हो, मैं कहती हूँ कि ख़वातीन ने हर जगह पे अपना मकाम बनाया। और एक वो ख़ातून जो क्रिकेटर थी, उनका नाम मुझे शायद इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, सना मीर, वो जो अपनी बाद में क्रिकेट खेल के अपनी बेटी को, छोटी सी उनका न्यूबॉर्न, बिस्मा मारूफ सॉरी, उन्होंने अपनी वो खेल के मैदान में जब वो खेल लेती थी तो उसके बाद आके उन्होंने अपनी बेटी जो है वो उठाई होती थी। तो मेरे लिए बड़ी एक इमोशनल वो फीलिंग होती थी। तो ये कुछ नाम हैं, सब नाम नहीं हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की। सना मीर हैं क्रिकेटर, अरफा करीम हैं IT एक्सपर्ट। इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्ची ने, अब वो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करे, लेकिन उस बच्ची ने IT इंडस्ट्री में या पाकिस्तान के अंदर उसने एक ट्रेंड सेट किया। मलाला यूसुफजई है, आप देखें कि उसने गोली खाई और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो लड़की मुब्तला रही, लेकिन उसने उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। उसके बाद उसने जो कैंपेन एजुकेशन के लिए, जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई, उसकी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गई। और आज वो रिकग्नाइज लोग उसको करते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान की औरत के साथ। फिर आयशा मलिक साहिबा जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है वो खातून। इसी तरह जो लोअर कोर्ट्स में जजेस हैं, एक जिनको इमरान खान साहब ने बड़ा मशहूर किया था, ज़ेबा, जिसको कहा था मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मुझे याद आ गई वो भी। इसी तरह जो डॉक्टर ज़ुबैदा सरांग हैं, आई सर्जन हैं, उनका आप नाम देखो कि बुक अथॉरिटी जो लिस्ट है, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू मेक इट टू द बुक अथॉरिटी लिस्ट, जिन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी में बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स में उन्होंने, उनकी किताबों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर निगार जौहर साहिबा हैं, फर्स्ट फीमेल 3 स्टार जनरल। कितनी बड़ी बात है। फिर सारा कुरैशी हैं, एरोस्पेस इंजीनियर। आयशा गुल हैं, KPK से फर्स्ट फीमेल AIG पुलिस। शाजिया परवीन हैं, फर्स्ट पाकिस्तान फायर फाइटर फ्रॉम बिहाड़ी। समीना बेग, फर्स्ट माउंटेनियर
जिसने माउंट एवरेस्ट और K2 को सर किया। आप ये देखेंगे कि इसके अलावा बहुत सी लंबी लिस्ट हैं, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, नेवर एंडिंग लिस्ट है, जो ख़वातीन जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की प्रोग्रेस में अपना किरदार अदा किया। और उनमें से आप लोग भी मौजूद हैं, मेरे इर्द गिर्द स्टेज पे मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून रिवायती तौर पे एक मर्दों की जमात हुआ करती थी, लेकिन आज आप देखें मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइन के अंदर ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं। तो एक बारिश का छोटा सा कतरा था मरियम नवाज़। और मैं अपनी बात आपको बताऊं कि मैं एक बहुत कन्वेंशनल और बहुत जिसको कहते हैं कि ट्रेडिशनल और जो ईस्टर्न एक मशरक़ी रवायात का जो हामिल ख़ानदान है, मशरक़ी ईथॉस हैं उसकी, मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपने देखा होगा कि जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और पाकिस्तान में चौथा कू हुआ, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो खातून सामने आई सबसे तवाना आवाज़ बनकर, और उस देखें डिक्टेटर्स को उसका सामना करना कोई छोटी बात नहीं है। उस वक्त वो खातून थी कलसूम नवाज शरीफ। और मेरा ख्याल है कि वो भी एक बहुत बड़ी ट्रेल ब्लेज़र थी, बहुत बड़ी ट्रेंड सेटर थी, जिनसे मैं और पाकिस्तान की हर खातून, सब सियासतदान जो MNAs MPAs यहाँ पर बैठी हुई हैं, मेरे आसपास जो बैठी हुई हैं, चाहे वो नुज़रत आमिर साहिबा हो, मेरी वालदा की साथी हैं, और ये शाइस्ता परवेज़ साहिबा मेरी वालदा की साथी हैं, इन्होंने मेरी वालदा के साथ काम किया हुआ है, तो सब के लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आज अगर मुस्लिम लीग नून में आप देखें, मरियम नवाज़ आपके सामने बैठी है, बहुत अदना सी कारकुन है मुस्लिम लीग नून की। मरियम औरंगज़ेब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर वो छाई हुई है। अज़मा बुखारी आपके सामने बैठी है, हिना भट्ट आपके सामने बैठी हैं, ये सादिया तैमूर आपके सामने बैठी हैं, इस वक्त लाहौर को हेड कर रही हैं। और नौशीन ये हैं, कहाँ है नौशीन? नौशीन ज़ाहिर शाह, इनको आपको पता है कि ये पंजाब की विमेन विंग की प्रेसिडेंट इनको हमने लगाया। क्यों लगाया? आपको याद है कि डस्का का जब इलेक्शन हुआ था तो वो वोट चोरी कर लिया उन्होंने, वो अमला भी चोरी करके ले गए। ये वो शेरनी खातून है जिसने उनको सामने खड़े होकर ललकारा और उनके हलक से अपनी सीट निकलवाई। कितनी बड़ी ताकत है ये मुस्लिम लीग नून की। और आज मैं तो कभी कभी मुस्लिम लीग नून के जितने सीनियर लोग हैं मैं उनको छेड़ती हूँ, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हो या वो एहसन इकबाल साहब हो। मैं कहती हूँ आप लोगों को सही सज़ा मिली, आप लोगों ने कभी ख़वातीन को आगे आने नहीं दिया। अब फ्रंट लाइन में सब ख़वातीन नज़र आती हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप सब में से भी लोग मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइन में वो ख़वातीन आप में से नज़र आएँ मुझे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा जो ग्लास सीलिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा, बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप जब मैदान में निकल कर देखें, घरों में ख़वातीन अपने बाप भाई दादा ख़ानदान की इज़्ज़त का पास कर लेती हैं, लेकिन जब कोई खातून मैदान में निकलती है और उसके बाद उसका एहतराम और इज़्ज़त होती है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। इस सब चीज़ के बावजूद मुझे अफसोस है इस बात का कि जेंडर, जो ग्लोबल जेंडर गैप है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो तफरीक है मर्दों में और ख़वातीन में, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो कहाँ रैंक करता है दुनिया में? 145th पे है, अफ़गानिस्तान से शायद थोड़ा ही ऊपर है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। आज भी चाहे वो हेल्थ का शोबा हो, आप देखें कि अवेयरनेस नहीं है। ख़वातीन जो लेबर में जाती हैं, जच्चा बच्चा, उनकी हेल्थ को आज भी ख़तरात लाहिक, आज भी नेग्लिजेंस की वजह से या वसाइल की कमी की वजह से या अवेयरनेस की कमी की वजह से ख़वातीन की लेबर में, चाइल्ड बर्थ में डेथ्स होती हैं।
न्यू बॉर्न्स की जो डेथ्स होती हैं, दुनिया में ये परसेंटेज है वो बहुत नीचे आ गई है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी वो बहुत बड़ी तशवीश का बायस है। एजुकेशन में आप देखें लोग कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बेटियां इस कदर मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं और कई दफ़ा अपने भाइयों को बीट कर देती हैं, बेटों को बीट कर देती हैं, लेकिन वो वाले मौके ख़वातीन को, वो बच्चियों को, फ़ीमेल स्टूडेंट्स को मैसर नहीं होते। उनको ये कहा जाता है आज भी पाकिस्तान में कि तुमने पढ़ के क्या करना है। मेरी जब शादी हुई तो मेरी उम्र 19 ईयर्स थी, लेकिन मैंने अपना मास्टर्स जो है अपनी शादी के बाद इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट किया। तो ये कहा जाता है कि ख़वातीन क्या, तुम लोगों ने पढ़ के क्या करना है। मेरा दिल चाहता है मैं वो पाकिस्तान देखूं जहाँ पर जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों के लिए हैं वही मेरी लड़कियों के लिए। और थोड़ा सा एतमाद बेटियों और बहनों को देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एतमाद। आप उन पे एतबार करके तो देखें, आप उनको एतमाद दे के तो देखें, आप देखें वो अपने बाप का, अपने भाइयों का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी। फिर जो हमारी ऐसी ख़वातीन हैं जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं होती, लेकिन आज भी आप देखो कि जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो है 70% जो है उसका ताल्लुक इनफॉर्मल इकॉनमी से है और उसकी 66% उसकी जो कंट्रीब्यूशन है लेबर फोर्स में वो ख़वातीन से है। आज आप जो कपड़े पहनते हैं, जो जूते पहनते हैं, जो घरों में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या आप सबको इस चीज़ का पता है कि उसमें से बहुत बड़ा हाथ उन ख़वातीन का होता है जो घरों में बैठ के वो चीज़ें तैयार करती हैं। लेकिन क्या वो जो ख़वातीन मेहनत कर रही होती हैं, जिसको कहते हैं कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, कपड़े सी रही होती हैं, कढ़ाई कर रही होती हैं, सिलाई कर रही होती हैं, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो बना रही होती हैं, चीज़ें बना रही होती हैं, क्या उनको उनकी मेहनत की कमाई उस हिसाब से मिलती है? नहीं मिलती, बल्कि वो तो कहीं लेबर फोर्स में उनकी रिकग्निशन ही नहीं है। फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल बेस्ड इकॉनमी है, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद उन ख़वातीन की भी है जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, स्पेशली देहाती इलाकों के अंदर, और वो अपने जो घरों की अर्निंग्स हैं वो ब्रेड एंड बटर, जो एक्चुअली ब्रेड एंड बटर जिसको कहते हैं, वो सब्जियां जो वो लगाती हैं उसमें से अपना हिस्सा अपने बच्चों के लिए घर लेके आती हैं। लेकिन क्या उनकी जो मेहनत है, पता नहीं कितने घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे वो खेतों में काम करती हैं और वो सब्जियां तोड़ती हैं या वो लगाती हैं, तो क्या उनकी जो मेहनत है उसका सिला, उसका मुआवजा उनको उस हिसाब से मिलता है? नहीं मिलता। और वो उनको हम वर्क फोर्स में कंसिडर ही नहीं करते। तो कोई एक ऐसा भी पाकिस्तान के अंदर कोई सोच होनी चाहिए, ये फितना इंतशार से हट के कोई पाकिस्तान में ये सोच भी होनी चाहिए कि इन ख़वातीन को फॉर्मल वर्क फोर्स के अंदर लाया जाए, इनको पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर रिकग्नाइज किया जाए और इनका जो मुआवजा है, इनकी जो अर्निंग्स हैं वो इनकी मेहनत के हिसाब से होनी चाहिए। और मुझे तकलीफ जिस बात की होती है कि उनको ये एहसास नहीं है, वो इसको भी सब्र शुक्र करके करती हैं कि चलो कुछ तो आ रहा है ना, उनको एहसास नहीं है कि उनकी मेहनत कितनी है और उसके हिसाब से उनका मुआवजा कम है। आप नर्सेस को देखें किस तरह वो बीमार अफराद की, दुखी इंसानियत की वो खिदमत करती हैं, लेकिन नर्सेस की तनख्वाह पूरी दुनिया में क्या और पाकिस्तान में क्या है। लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करती हैं, मुआवजे अच्छे नहीं हैं, रिकग्निशन भी नहीं है। और अगर औरत 50% से ज़ायद आबादी पर जो है वो औरत काबिज़ है या औरत 50% से ज़ायद आबादी है, तो फिर उसी तनासब से
उसी रेशो से फिर उस पाकिस्तान के वसाइल पर भी 52% ख़वातीन का हक होना चाहिए। पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौक़े हैं, उसी हिसाब से 52% के हिसाब से उस पर ख़वातीन का हक होना चाहिए। ख़वातीन के लिए भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। जो ख़वातीन एक्सेल करती हैं पढ़ाई में, उनके लिए स्कॉलरशिप्स होने चाहिए ताकि वो मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी अगर उनको एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ उनको कोई तकलीफ़ पेश ना आए। इस सिलसिले में मैं उनके जो वालिद हैं, उनके भाई हैं, उनकी माएँ हैं, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा अपनी बच्चियों को मौका दें आगे बढ़ने का। और ये आपकी सिर्फ निजी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचो कि 52% जो है वो डेड होके बैठी रही थी, इस मुल्क का क्या बनेगा। और आप ये सोचो ऑन द अदर हैंड, अगर वो 52% पूरी कुव्वत से, पूरे जज्बे से, पूरी कमिटमेंट से अपना हक अदा करे, अपना हिस्सा डाले मुल्क की तरक्की में, तो आप सोचो ये मुल्क कहाँ जाएगा। स्काई इज द लिमिट। और जो आगे बढ़ने का तरीका है उसको कहते हैं आजकल एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल टर्म है स्टेम। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। स्टेम के अंदर ख़वातीन की जो उनकी ट्रेनिंग है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए हमें उनको वो मौक़े फ़राहम करने चाहिए, उनको वो ट्रेनिंग्स फ़राहम करनी चाहिए और इसके साथ साथ उनको वो साजगार कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करना है जिसके अंदर रह के मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन जो है वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हुए अपने मुल्क के लिए वो खिदमात अंजाम दे। और आज भी ख़वातीन की जो इस्मत दरी है, उसके वाक़यात आज भी इम्प्यूनिटी के साथ होते हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन तकलीफ़ मुझे इस बात की है कि उनकी रोकथाम नहीं है। बहुत लेजिस्लेशन हुई, लेकिन क्या किसी ऐसे मुल्ज़िम को कोई या मुजरिम को करार वाकई सज़ा मिली जिसके लिए बाकी जो हैवान हैं उनको उनके लिए डेटरेंस क्रिएट हो? बल्कि उल्टा पाकिस्तान में जो ये नाम लेता है उसकी विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग की जाती है। उस खातून को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है जिसके साथ ज़्यादती होती है। इस चीज़ के लिए मुझे भी आवाज़ उठानी है, मुझे भी काम करना है और आप सबको भी आवाज़ उठानी है, आप सबको भी काम करना है। आपकी जो वर्क प्लेसेस हैं उनको भी मुझे महफूज बनाना है इंशाअल्लाह ताला। आप जब ट्रैवल करती हैं तो कुछ हमारे में प्रिविलेज्ड ख़वातीन हैं, गाड़ी होती है हमारे पास, अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद इस तरह की ख़वातीन के जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है। वहाँ पर आज भी उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मसला कभी कोई उजागर नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत ख़वातीन की तरक्की के लिए और ख़वातीन की वर्क प्लेसेस को महफूज बनाने के लिए, उनके ट्रैवल को महफूज बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम उठाए थे। और जब मैं नैब में मुझे 57 डेज़ रखा गया तो ये मैं आपके साथ वाक़या शेयर करती हूँ। तो आपको पता है नैब ख़वातीन के लिए नहीं बनी, मैं शायद नैब की पहली खातून मेहमान थी, तो उनको अब समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको कहाँ रखें, क्योंकि मर्दों के लिए तो उन्होंने पूरे सेल्स बनाए हुए थे जहाँ पे मर्दों को उन्होंने रखा हुआ था, ख़वातीन के लिए उनके पास जगह नहीं थी और एक खातून को वो उठा लाए थे। तो उन्होंने फिर मुझे उस नैब के कमरे में रखा जो कमरा शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, कि जो नैब के अंदर ख़वातीन एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चों के लिए जो डे केयर सेंटर बनाया था। तो अभी बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ अच्छा है। मैं पाकिस्तान की तूलो अर्ज़ में गई हूँ, आप यकीन करें क्या ख़वातीन की क्वालिटी मौजूद है पाकिस्तान के पास, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की खातून हो या वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के कोई दूर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की खातून हो,
یا وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی خاتون ہو، یا وہ سندھ کی خاتون ہو، یا وہ پنجاب کی خاتون ہو، یا وہ خیبر پختونخوا کی خاتون ہو، اتنی زرخیز یہ جو مٹی ہے نا، اتنی زبردست کوالٹی ہے، اور سب خواتین کے اندر میں نے ایک دیکھی تڑپ آگے بڑھنے کی، کچھ کرنے کی، اپنے اپنے وسائل میں رہ کر، اپنے اپنے سوشل جو ان کے ریسٹرکشنز ہیں ان میں رہ کر. میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستانی ویمن. ماشاء اللہ اتنی پابندیوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج ان میں بہت بہت بڑے نام بھی ہیں. اور پھر خواتین اگر گھر چلا سکتی ہیں کامیابی کے ساتھ، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے. میں جب کام سے گھر جاتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کام آسان ہے، گھر چلانا بہت مشکل ہے. تو مجھے گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. حالانکہ ماشاءاللہ وہ اب بڑے ہیں، لیکن میں ان کی دوست کی طرح ہوں، اور وہ اپنے سارے مسائل جو ہیں انہوں نے مجھ سے، ان کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو مجھے کئی دفعہ پورا دن کام کرنے کے بعد گھر جا کے لگتا ہے، جب میں کمپیئر کرتی ہوں کہ گھر چلانا اور فیملی کو چلانا زیادہ مشکل ہے، کام کرنا زیادہ آسان ہے. کیونکہ یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے. مرد جو ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے. میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی، میں کوئی مردوں کی امپورٹنس کو کم نہیں کر رہی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بھی ان کی وہ جو ڈیزرو کرتی ہیں جگہ وہ ملنی چاہیے. تو جو ملٹی ٹاسکنگ خواتین کرتی ہیں، میرے ساتھ ہر وہ خاتون ریلیٹ کرے گی جو کام بھی کرتی ہے، اپنا گھر بھی چلاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی پالتی ہے، اپنا کچن بھی چلاتی ہے، اور اپنی فیملیز بھی چلاتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں، گھر چلا سکتی ہیں، ہوم میکرز بن سکتی ہیں، تو وہ ملک کی سیاست میں کیوں حصہ نہیں لے سکتی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس میں خواتین کا کوئی سامنے کوئی کردار نہیں ہوتا تھا. تو اب جب میں آئی ہوں سامنے تو میں اس کا کریڈٹ ویسے محمد نواز شریف صاحب کو دیتی ہوں. وہ بہت ان کو پتا تھا ملک کی سیاست جو ہے وہ کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے بہت گندی ہو گئی ہے، ان کو اس بات کا احساس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت اوور پروٹیکٹیو فادر ہیں. جب میری بات آتی ہے تو وہ ویزبلی تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں. ہر وقت وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ گھر پہنچی کہ نہیں پہنچی، آپ کہاں ہوں، آپ کو رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، کس جگہ ٹھہر رہی ہو، آپ کے ساتھ کون ہے. ہر چیز میں وہ میرا خیال رکھتے ہیں. لیکن میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گی کہ ایک مشرقی روایات جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، وہ والا والد ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے نہ صرف یہ اجازت دی بلکہ مجھے انکریج کیا کہ میں آگے بڑھ کر اپنی جماعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے کردار ادا کر سکوں. اور خواتین اب سیاسی بات میں کرنے لگی ہوں. کوئی خاتون کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے غیر سیاسی؟ چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا کوئی پروفیشنل خاتون ہو، ہمیں غیر سیاسی نہیں ہونا. اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو پھر ہمیں جو ہمارا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے، نیشنل ڈیسیجن میکنگ جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں، جب ہم وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم بیٹھ کے روئیں گے.